बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में जिक्र करेंगे डेंगू मच्छर के हमलों का, जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं। खतरनाक मच्छर मुल्क भर में अब तक 5000 से ज्यादा अफराद को अस्पताल पहुंचा चुका है। माहिरीन ने आइंदा 3 हफ्ते इंतहाई खतरनाक करार दे दिए, लेकिन इंतजामिया की जानिब से खातिर ख्वाह स्प्रे में मुहिम नहीं चलाई जा रही। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी सूरत हाल तशवीशनाक हो रही है। जिला इंतजामिया की नाअहली और शहरियों की बेएहतियाती, डेंगू को पर फैलाने का मौका मिला तो जहरीला मच्छर शहर शहर खून चूसने लगा। खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल पंजाब से भी ज्यादा तशवीशनाक होने लगी, जहां मजीद एक रोज में 304 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद डेंगू मरीजों की तादाद 2500 के करीब पहुंच गई। 666 केसेस के साथ पिशावर पहले, जबकि 134 मरीजों के साथ हरीपुर दूसरे नंबर पर है। खतरनाक मच्छर सितंबर से ज्यादा अक्टूबर में सितम ढा रहा है। लाहौर में रोजाना औसतन 150 अफराद डेंगू से मुतासिर हो रहे हैं। 50% अस्पताल भर चुके हैं। 200 मरीज तशवीशनाक हालत में हैं। एक्सपो सेंटर में डेंगू वार्ड्स अब तक फाल नहीं किए गए। हुकाम ने अगले 3 हफ्ते इंतहाई खतरनाक करार दे दिए। इस्लामाबाद भी डेंगू की जद में है, जहां शहरी इलाकों में मजीद 25 जबकि देही इलाकों में 73 नए मरीज रिपोर्ट हुए। मजमूई तादाद 1000 से बढ़ गई। रावलपिंडी के अस्पताल भी मरीजों से भरने लगे, जहां 24 घंटे के दौरान मजीद 42 अफराद डेंगू वायरस का शिकार हुए। सिंध में भी डेंगू मच्छर खतरे की घंटी बजा रहा है। सूबे भर में मजीद 42 केसेस सामने आए। अक्टूबर के सिर्फ 8 दिनों में 335 केसेस सामने आ चुके हैं, जिनमें कराची के 162 मरीज शामिल हैं। इसके बावजूद इंतजामिया की जानिब से शहर में कहीं स्प्रे नहीं किया जा रहा। रावलपिंडी में डेंगू बेकाबू हुआ तो जिला इंतजामिया ने SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ डंडा उठा लिया। 174 मुकदमा दर्ज करके 243 दुकानें और कबाड़ खाने सील कर दिए गए। बिल्कुल 20 लाख रुपए के जुर्माने भी किए गए। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे उमर बिन आसिफ से। उमर, बताइएगा जिला इंतजामिया ने SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की अब तक? जी बिल्कुल, देखें डेंगू जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो ज़िला इंतज़ामिया रावलपिंडी की जानिब से भी डंडा उठा लिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अदाद शुमार जारी किए हैं, जिसके मुताबिक 174 के करीब जो है FIR दर्ज की गई हैं उन लोगों के खिलाफ जो डेंगू SOPs को फॉलो नहीं करे। 240 से ज़्यादा कंपाउंड जो है वो सील किए गए हैं, जिनमें कबाड़ खाने आते हैं, टायर शॉप्स आती हैं, दीगर दुकानें आती हैं, ज़ेर तामीर इमारतें आती हैं और 20 लाख से ज़ायद का जुर्माना भी किया गया है। जो ज़िला इंतज़ामिया उनका कहना है कि जहाँ से भी लार्वा बरामद होगा उधर चालान भी किया जाएगा, जुर्माने भी होंगे। अगर उनसे ज़ात को बहस वगैरह की जाती है या सफाई का अमल मुकम्मल नहीं किया जाता तो मुतल्लिका जो मालिक है दुकान का, कबाड़ खाने का या ज़ेर तामीर इमारत का, उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। ADC अब्दुल्ला उनका ये भी कहना है कि किसी सूरत भी जो है इस मच्छर को मजीद पर फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और जो फोगिंग का अमल है उसको भी तेज़ किया जाएगा। अब से कुछ घंटे बाद मुख्तलिफ इलाकों को जो टारगेट किया गया है वहाँ पर फोगिंग का अमल भी शुरू कर दिया जाएगा, IRS भी किया जाएगा और लार्वे के जो डेंगू लार्वा है उसके खिलाफ ऑपरेशन को मजीद तेज किया जाएगा। जी ठीक है, इस सिलसिले में आप तो हमें अपडेट कर रहे हैं। लाहौर से हमें दानियाल उमर भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। डेंगू के तशवीशनाक मरीजों के इलाज के लिए पंजाब हुकूमत की तैयारियों का पोल खुल गया है, क्या कुछ वहाँ पर हो रहा है जान लेते हैं अपने नुमाइंदे से। दानियाल, क्या हो रहा है यहाँ पर, इक़दाम नहीं उठाए जा रहे? जी बिल्कुल, डेंगू के तो जो तशवीशनाक मरीज़ हैं उनके लिए पंजाब हुकूमत मुकम्मल तौर पर ही कर सकी है। प्लेटलेट्स किट्स जो कि लगाई जाती हैं डेंगू के तशवीशनाक मरीज़ों को, जिनके प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते हैं, उनको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, खून बहना शुरू हो जाता है और फिर एक दूसरे नॉर्मल शख्स से प्लेटलेट्स एक्सट्रैक्ट करके लगाए जाते हैं। उसकी जो एक्सट्रैक्शन किट्स हैं, मेगा किट्स हैं, वो लाहौर के सरकारी अस्पतालों के पास मौजूद ही नहीं हैं और जो तशवीशनाक मरीज़ हैं उनको इतनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है कि हज़ारों रुपए की ये जो किट्स हैं वो बाहर फार्मेसी से, मेडिकल स्टोर से मंगवाई जा रही हैं, क्योंकि अस्पताल जो है वो पहले ही तैयारी नहीं कर सके इन तशवीशनाक मरीज़ों के लिए और अब ये प्लानिंग की जा रही है कि ये किट्स जो है वो खरीदी जा सकें। चेयरपर्सन डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि अस्पतालों की जिम्मेदारी है कि वो
खुद किट्स की खरीदारी करें सरकारी अस्पताल, और मरीज जो है उनसे ये किट्स ना मंगवाई जाएं, जबकि किट्स जो हैं ये सिर्फ इंतहाई तशवीशनाक मरीजों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। लाहौर में 24 घंटे के दौरान 222 डेंगू के जो मरीज हैं वो सामने आए हैं, और साथ ही साथ इस वक्त तकरीबन 427 मरीज जो हैं वो लाहौर के सरकारी और निजी अस्पतालों में तशवीशनाक हालत में ज़ेर इलाज हैं। जी ठीक है, दोनों नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे क्या सूरत हाल है डेंगू के हवाले से। दोनों का बेहद शुक्रिया। और अब कोरोना का जिक्र करें। मुल्क में कोरोना की कमजोर पड़ती चौथी लहर के आफ्टर शॉक्स जारी। एक दिन में मजीद 29 मरीज इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 45,557 टेस्ट किए गए, 955 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 2.14% रही, जबकि मजमूई अमवात की अगर बात की जाए तो मजमूई अमवात 28,087 हो गई। आपको बताएं कि पंजाब में कोरोना केसेस में बतदरीज कमी पर तमाम तालीमी इदारों को 100% हाजिरी के साथ खोलने की इजाज़त मिल गई। नोटिफिकेशन का इतलाक सूबे भर के तमाम स्कूल्स पर पीर से होगा। तालीमी इदारों में हर हफ्ते का दिन वैक्सीनेशन डे के नाम से मंसूब होगा। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक तालीमी इदारों में मोबाइल वैक्सीनेशन टीम्स मौके पर जाकर वैक्सीन लगाएंगी। अक्टूबर और नवंबर के आखिरी हफ्ते में वैक्सीनेशन वीक मनाया जाएगा। तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स पर 18 साल से कम उम्र तलबा के लिए खुसूसी काउंटर्स मुख्तस किए जाएंगे। कराची समेत सिंध भर में 12 साल की उम्र के तलबा की कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई है। इसी सिलसिले में हम बात कर लेते हैं अपनी नुमाइंदा जमजम सईद से। जमजम, ये तो अच्छी खबर आ रही है। जी बिल्कुल, मारूफ 12 साल की उम्र के तलबा की वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई है। डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स में नया हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है, जिसमें तलबा की वैक्सीनेशन की उम्र में मजीद कमी कर दी गई है। और इससे कबल जो है वो 15 साल की उम्र के तलबा को वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई थी, जबकि अब जो है नए हुक्मनामे में उम्र जो है वो 12 और इससे ज्यादा उम्र के तलबा के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार हो चुकी है। और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर की निगरानी में वैक्सीनेशन के अमल को यकीनी बनाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया, इस सिलसिले में आपने आगाह किया जमजम। और आपको बताएं, कराची में NICBD के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना अलाउंस ना मिलने पर एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने सड़क भी ब्लॉक कर दी है। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर से। मुदस्सिर, क्या मुतालबात हैं इनके? बिल्कुल शाहजेब, तिबी और गैर तिबी अमला जो है इस वक्त कौमी अदारा बराए अमराज से कल का एहतजाज कर रहा है, और इनका ये कहना है कि हमें तकरीबन 2 माह से कोई भी अलाउंस नहीं मिला कोविड की मद में, और इस वक्त इन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया और एहतजाज कर रहे हैं। और इनका यही कहना है कि जब तक इनका मुतालबात पूरी नहीं होंगे एहतजाज इनका जारी रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर। अभी खबर यह है कि कायदे आज़म और मोहतरमा फातिमा जिन्ना की जायदाद की तकसीम के मुकदमे में 51 साल बाद अहम पेशरफ्त हुई है। सिंध हाई कोर्ट ने कसर फातिमा के लिए मोहटा पैलेस का नाम इस्तेमाल करने से रोक दिया है। अदालत ने इस्तफसार किया है कि फातिमा जिन्ना की वसीयत के मुताबिक कसर फातिमा को मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बनाया गया। सिंध हुकूमत से आइंदा समात पर जवाब भी मांग लिया है। मजीद क्या कुछ हुआ बता रहे हैं इरफानुल हक। जी हाँ, ये तारीख़ी इमारत है और इस तारीख़ी इमारत का एक तारीख़ी फ़ैसला अदालत ने दिया है। अब तक इस इमारत को मोहट्टा पैलेस के ही नाम से जाना जाता है, मगर अब सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि इसका असल नाम कसर फातिमा है, इसलिए इसको अब कसर फातिमा ही कहा और लिखा जाए। सिंध हुकूमत को और दीगर हुकाम को ये हिदायत जारी कर दी गई हैं। जो मोहतरमा फातिमा जिन्ना के दीगर अमलाक हैं या असासे हैं, उसकी भी तफसीलात अदालत में पेश की जाएँ। दरअसल ये मुकदमा 1970 में दायर किया गया था। हुसैन जी वलजी ने ये दावा किया था कि वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी अजीज़ हैं, लिहाजा मोहतरमा फातिमा जिन्ना के इंतकाल के बाद उनके जो असासे हैं वो कानून के मुताबिक तकसीम होने चाहिए और उनको ये मिलना चाहिए उनका हिस्सा जो बनता है शरीयत के मुताबिक। सबसे अहम बात जो मोहतरमा फातिमा जिन्ना की वसीयत में की गई थी वो ये कि इस तारीख़ी इमारत को गर्ल्स मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, और इसलिए ही उन्होंने एक ट्रस्ट कायम किया था और ट्रस्ट के हवाले ये इमारत की थी। अदालत ने तमाम हुकाम को ये हिदायत की है, जो मुतालिका फ़रीक़ैन हैं, सिंध हुकूमत है और जो ट्रस्ट है और जो दीगर फ़रीक़ैन हैं, सबको ये कहा है कि एक इस हवाले से सिफारिशात और तजावीज़ दें, मशावरत करें आपस में और बताएं कि इसको किस तरह मेडिकल कॉलेज में तब्दील किया जाए। एक बहुत बड़ी पेशरफ्त 51 साल के बाद इस मुकदमे में हुई है कि इस तारीख़ी इमारत को अब मोहट्टा पैलेस के बजाय कसर फातिमा, जो कि इसका असल नाम है, उसी से पुकारा और लिखा जाएगा।
बहुत शुक्रिया। सिलसिले में आप हमें आगाह कर रहे थे। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा अहम फैसला अहम मामले पर सामने आया है। कायदे आज़म और मोहतरमा फातिमा जिन्ना की जायदाद की तकसीम का ये मामला है। ऐसे में मुकदमे में 51 बरस बाद अहम पेशरफ्त हुई है। बिल्कुल, बैरिस्टर कामरान मुर्तज़ा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। अब कितनी अहम पेशरफ्त है ये कानूनी तौर पर? क्या लगता है मोहतरमा फातिमा जिन्ना की वसीयत के मुताबिक हुकूमत सिंध कसर फातिमा को लड़कियों के लिए कॉलेज बनाएगी? देखिए, ये अगर मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहबा की वसीयत के ऊपर अमल दरामद होते हुए 3 नस्लें गुजर जाती हैं तो इस मुल्क में इंसाफ के आलम का आप अंदाजा लगा लीजिएगा। 70 से ये मामला पेंडिंग है और सिर्फ अभी तक उन्होंने सिर्फ नाम इस्तेमाल करने से रोका है और बाकी जो ना वो इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो जाहिर है अभी इसमें भी टाइम लगेगा। तो एक तो ये है कि इंसाफ कम अज कम जो ना उस वक्त आदमी को मिल जाना चाहिए जब उसको जो ना वो मामला याद हो। अब तो शायद ये यादाश्त से भी लोगों के निकल गया होगा और बहुत सारे लोग जो ना इस बिल्डिंग्स के हवाले से मोहतरमा का कोई अपना ताल्लुक भी शायद उनके जहनों में ना हो। बिल्कुल सर, यही चीज़ मेरे माइंड में भी आ रही थी। कोई क्लेम भी तो कर सकता है क्योंकि अब तो बहुत टाइम हो चुका है। बहुत टाइम हो चुका है, बल्कि इतना टाइम हो चुका है, इतने मिनट स्टेज पे अगर कोई मामला अगर इस तरह से जो ना वो हाईकोर्टों में या बाकी अदालतों में पड़े रहे तो ये अफसोसनाक एक गलत मैसेज जाता है। लोग ये सोच रहे होंगे जब आपने ये खबर दी है कि अगर फातिमा जिन्ना साहबा की जो ना वो मामला जो ना वो इतने डिले हो सकते हैं तो आम लोगों के मामला जो ना उनका क्या हाल होगा। जी ठीक है, बैरिस्टर कामरान मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे, उनका मौक़िफ़ हम तक आ गया। बेहद शुक्रिया, सिलसिले में आपने आगाह किया। इरफान उल हक भी हमारे साथ मौजूद थे, हमारे रिपोर्टर शाजिब। जिस तरह वो बता रहे थे कि बड़े अरसे बाद ये मामला एकदम दफ़ा फिर से उठा है और बैरिस्टर साहब कह रहे थे कि इतने अरसे बाद जब ये मामले इस तरह से उठते हैं तो वो बड़ा अहम सवालिया निशान भी छोड़ जाते हैं लोगों के माइंड पर कि वो ये सोचते हैं कि जब इन लोगों के लिए इस तरह के अहकामात के बावजूद भी अमल दरामद नहीं होता तो आम आवाम का तो पता नहीं क्या हाल होगा। आगे बढ़े आपको बताएं, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरखास्त में वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस आला अदलिया के फैसलों के खिलाफ है। पार्लियामेंट की मौजूदगी में ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा सकता। कानून के मुताबिक चेयरमैन नैब की मुद्दत में तोसी नहीं हो सकती। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 गैर कानूनी और गैर आइनी है। पिटीशन के हतमी फैसले तक अमल दरामद रोका जाए। लाहौर हाई कोर्ट नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दे। और दूसरी जानिब बैंकिंग कोर्ट लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत FIA ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानतों को चैलेंज कर दिया। अदालत ने समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी करते हुए वकला को बहस के लिए तलब कर लिया है। अरशद अली रिपोर्ट करेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बैंकिंग जराइम अदालत के जज ताहिर साबिर के रूबरू पेश हुए। दौरान समाअत अदालत ने FIA से इस्तफसार किया कि तफ्तीश कहां पहुंची, जिस पर FIA के वकील मौजम हबीब ने अदालत को बताया कि शहबाज शरीफ को सवालनामा भिजवाया गया था जिसका जवाब 7 अक्टूबर को मौसूल हुआ। जवाब का जायजा लेने के बाद तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा। इस मौके पर FIA ने अदालती दायरा इख्तियार पर एतराज भी उठाया। दौरान समाअत शहबाज शरीफ रोस्टरम पर आए और कहा कि ये सारा पलंदा वही है जो लंदन की नेशनल क्राइम एजेंसी को दिया गया। FIA ने अदम ताउन का इल्जाम लगाया, लेकिन वो सेहत की खराबी के बावजूद भी अदालत में पेश हुए। अदालती कार्रवाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अता तालर ने शहबाज शरीफ को इंटरनेशनल सादिक और अमीन करार दे दिया। मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ इसी FIA ने एक खत लिखा था नेशनल क्राइम एजेंसी UK को और इन्हीं इल्जामात की तहकीकात के हवाले से उनको आगाह किया था, मगर ये बात बरतानिया की अदालत में भी साबित हुई कि मियां शहबाज शरीफ सादिक और अमीन है और इंटरनेशनल सादिक और अमीन है। बैंकिंग जराइम अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों में 30 अक्टूबर तक तोसी कर दी। लीगी रहनुमाओं की अदालत पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए और रास्तों को खारदार तारे लगाकर बंद किया गया। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं शुगर मिल्स केस में अकाउंट्स की तफसीलात देखी, मालूम हुआ ये तो होशरुबा करप्शन केसेस में से एक है। फिर कहा जाता है आगे बढ़ें। क्या PTI हर वक्त एहतसाब करती रहती है?
आपको बताएं, वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी कहते हैं शुगर मिल्स केस में अकाउंट्स की तफसीलात देखी, मालूम हुआ ये होशरुबा करप्शन केसेस में से एक है। फिर ये कहा जाता है कि आगे बढ़ें, क्या PTI हर वक्त एहतसाब करती रहती है? और मरियम औरंगजेब का जवाब, कहा शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाकर आवाम की नज़र माफिया को दिए हुए NRO से नहीं हटा सकते। बयानात और ट्वीट्स के जरिए इल्ज़ामात लगाने का वक्त ख़त्म हो गया। असल होशरुबा करप्शन की दास्तान आना अभी बाकी है। मरियम औरंगजेब की जानिब से जवाब दिया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाकर आवाम की नज़र माफिया को दिए हुए NRO से नहीं हटा सकते। बयानात और ट्वीट्स के जरिए इल्ज़ामात लगाने का वक्त अब ख़त्म हो गया है। JUI ने वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल को हरी झंडी दिखा दी है। अब्दुल गफूर हैदरी की लाहौर में फजलुर रहमान से मुलाकात हुई। बताया कि 3 साल तक जाम कमाल का रवैया नामुनासिब और गैर जमहूरी रहा। अब तहरीक अदम एतमाद आई तो हिमायत की दरख्वास्त कर रहे हैं। फजलुर रहमान ने JUI बलोचिस्तान और पार्लिमानी पार्टी के फैसले की तायद कर दी। तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन का साथ देने का फैसला कर लिया। फजलुर रहमान आज शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे। अभी खबर यह है कि गवर्नर बलोचिस्तान ज़हूर आगा ने 3 सूबाई वज़रा के इस्तीफ़े कबूल कर लिए हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल कहते हैं कि हर किसी को मैं खुश नहीं रख सकता, मामलात की बेहतरी के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। गवर्नर बलोचिस्तान ज़हूर आगा ने 3 सूबाई वज़रा के इस्तीफ़े कबूल कर लिए हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ये कहते हैं कि हर किसी को मैं खुश नहीं रख सकता, मामलात की बेहतरी के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल करूँगा। गवर्नर बलोचिस्तान ज़हूर आगा उनकी जानिब से 3 सूबाई वज़रा के इस्तीफ़े कबूल किए गए हैं। ऐसी खबरें मौसूल हो रही हैं। मोहम्मद आतिफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आतिफ, पता चल सका है कौन कौन हैं ये लोग जिनके इस्तीफ़ों को कबूल किया गया? जी बिल्कुल, गवर्नर बलूचिस्तान ज़हूर आगा ने 3 सूबाई वज़रा के इस्तीफ़े जो है वो मंजूर कर लिए हैं। इन वज़रा में सूबाई वज़ीर हसरत बलोच, इसी तरह सूबाई वज़ीर ख़जाना ज़हूर बुलेदी और सूबाई वज़ीर खुराक सरदार अब्दुर्रहमान केतरान के जो इस्तीफ़े हैं वो कबूल किए गए हैं। इनमें से 2 वज़रा ज़हूर बुलेदी और सरदार अब्दुर्रहमान केतरान का ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है, जबकि असद बलोच का ताल्लुक जो है BNP अवामी से है। इन वज़रा ने कुछ रोज कबल जो है इस्तीफे गवर्नर बलूचिस्तान को के हवाले जो है किए थे। इसी तरह जो दीगर इनके साथ में जिसमें 2 मुशीर और 4 पार्लिमानी सेक्रेटरी शामिल हैं, उनके इस्तीफे कबूल नहीं किए गए हैं क्योंकि इस्तीफे कबूल नहीं किए गए हैं, जबकि 3 वज़रा के आप बता रहे हैं कि इस्तीफे कबूल कर लिए गए हैं। बेहद शुक्रिया, सिलसिले में आपने आगाह किया आतिफ। सस्ते बाजारों में भी कुछ सस्ता नहीं, बताएंगे इसी बुलेटिन। आगे बढ़े और आपको बताएं, पंजाब की फ्लावर मिल्स ने मंगल से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। मिल मालिकान के मुताबिक हुकूमत की तरफ से मुतालबात को मंजूर करने में टाल मटोल की वजह से वो इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो गए। लाहौर से मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट में देखिए। पंजाब में सस्ते आटे की फराहमी दोबारा मुतासर होने का खदशा। मुख्तलिफ मुतालबा मंजूर न होने पर फ्लावर मिल्स ने मंगल से हड़ताल का ऐलान कर दिया। मिल मालिकान कहते हैं कि सितंबर के आखिरी हफ्ते में होने वाले मुआहदे से हुकूमत मुकर गई है। मुआहदे में तय पाने के बावजूद न आटे की कीमत बढ़ाई गई और न पिसाई के खर्चे में इजाफा हुआ। मंगल वाले दिन पूरी पंजाब की फ्लोर मिल को बंद कर देंगे और उसके बाद मुज़ाकरात के लिए भी नहीं बैठेंगे इनके साथ कि जितना देर ये हमें रिटर्न लिख के नहीं देंगे। मिल मालिकान का कहना है कि कम गन्नों की फराहमी की वजह से लाहौर समेत पंजाब भर में सस्ते आटे की दस्तयाबी मुतासर हुई है। अगर गन्नों की दस्तयाबी बढ़ाई न गई तो बहरान में इजाफा होता जाएगा। 16,200 टन इशू किया जा रहा है इस टाइम पे पंजाब में, जबकि पिछले साल इन्हीं दिनों में 20,500 या 20,700 इशू किया जा रहा था। अगर यही 4-4,500 टन बढ़ जाए तो ये मार्केट ऑटोमेटिकली अपने नॉर्मल की तरफ चली जाएगी। पाकिस्तान में इस साल 2,70,00,000 टन गंदम पैदा हुई थी, जबकि 20 लाख टन गंदम दरामद की जा रही है। माहिरीन के मुताबिक गंदम सप्लाई के निजाम में बेहतरी आ जाए तो किसी किस्म की किल्लत नहीं हो सकती। कैमरामैन गलीन हसन के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। और वजीर खुराक सिंध ने आटा महंगा होने का जिम्मेदार विफाक को करार दे दिया। मुकेश चावला कहते हैं कि सिंध हुकूमत हर साल 15 अक्टूबर को गंदम रिलीज करती है। पंजाब में सब्सिडी के बावजूद आटा 70 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। पंजाब के किसानों को फायदा नहीं पहुंचाया गया। विफाक ने महंगी गंदम इम्पोर्ट करके किसको फायदा पहुंचाया? जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई है तो आप सारे रिकॉर्ड्स उठाकर देखें तो 15 अक्टूबर को ही रिलीज़ होती है।
जहाँ तक वफाक कह रही है, वफाक से तो मेरा एक ही सवाल है कि अगर आटे का बहरान है, रेट्स बढ़े हुए हैं, इस वक्त जो सब्सिडी रेट देकर वीट जो रिलीज़ हुई है पंजाब में, ज़रा पंजाब की मार्केट्स तो चेक करें। सब्सिडी के देने के बावजूद 70 रुपये किलो आटा मिल रहा है इस वक्त पंजाब में। फेडरल गवर्नमेंट इंस्टेड अपने फार्मर्स को एडवांटेज देने की बजाय किसी इंपोर्टर को खुश कर रही है, या ये एक और कोई माफिया है, जैसे शुगर माफिया है, ये वीट माफिया भी कोई है। तो ये बात करना कि सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से, आई थिंक फेडरल गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ चेक करे, उनको दुरुस्त करे। सिंध में आटे का कोई बुरहान नहीं है और इंशाल्लाह 15 तारीख के बाद रेट्स भी नॉर्मल हो जाएंगे। मंडे को मीटिंग रखी है मिलर एसोसिएशन के साथ, फ्लोर मिल एसोसिएशन के साथ, उनके साथ बात करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट अगर इतनी सब्सिडी दे रही है, 12 अरब रुपये की सब्सिडी दे रही है इसमें अपना रिलीजेस में, और 25 अरब की सब्सिडी दी है बेसिकली इन लोगों ने प्रोक्योरमेंट में, हम लोगों ने। तो इतनी बड़ी सब्सिडी दे रहे हैं तो जाहिर बात है आवाम को उसका फ़ायदा भी देंगे। सस्ते बाजारों में भी कुछ सस्ता नहीं। कराची के इलाके और रंगी में लगाए गए सस्ते बाजार में भी खरीदार महंगाई का शिकवा करते नजर आए। मंसूर नगर के बाजार का अहवाल बता रहे हैं खुर्शीद आलम अपनी इस रिपोर्ट में। चिकन 40 रुपये सस्ती, गाय का गोश्त 200 रुपये सस्ता, और सब्जियों और फलों में भी कम से कम 20 से 50 रुपये का फ़र्क। यह है एक सस्ता बाज़ार मंसूर नगर औरंगी टाउन का। हम मालूम करेंगे यहाँ के ख़रीदारों से कि महंगाई के हवाले से उनके क्या तासुरात हैं। सब्जी महंगा, आटा महंगा, चावल महंगा, दाल महंगा, हर चीज़ तो महंगा ही है। 6 दिन के बाद आटा में कीमत 40-50 रुपये इजाफा हो जा रहा है। बिल्कुल बेकार हुकूमत है। परसों था ये 300 रुपये किलो, आज 320 रुपये। ये पैसे का वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो गया है। 1000 का नोट तो खैर पता ही नहीं चलता कि 1000 का नोट कहाँ गया। जैसी हालत है हम लोग नफसियाती हो जाएंगे। मंसूर नगर के सस्ते बाज़ार में आने वाले ख़रीदार भी महंगाई का शिकवा करते नज़र आते हैं। कहते हैं महंगाई इतनी ज़्यादा है कि उनका गुजारा नहीं होता। कैमरामैन एम कामरान के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन को सेनेट के लिए पंजाब से टिकट क्यों नहीं मिल सका? समा अंदरूनी कहानी सामने ले आया। तहरीक इंसाफ की धड़ाबंदी और इत्तेहादियों के मसाइल की वजह से शौकत तरीन को पंजाब से सेनेट का टिकट नहीं दिया गया। तफसीलात जानेंगे समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल से। मोहसिन बिलाल, बताइएगा पंजाब से मुकाबला क्यों नहीं किया गया? पहले पंजाब की बात चल रही थी कि पंजाब में किसी सेनेटर की सीट खाली करवाई जाए, उससे इस्तीफ़ा लिया जाए और उनकी जगह शौकत तरीन को इलेक्शन लड़ाया जाए। लेकिन कुछ अहम रहनुमाओं ने अपनी क़यादत तक ये बात पहुंचाई कि जो पंजाब है यहाँ पर अगर सीट खाली करवा कर शौकत तरीन को इलेक्शन लड़वाया जाता है तो उनका जीतना यहाँ पर वो मुश्किल समझते हैं। जिसकी बड़ी वजह यह है कि 371 के ऐवान में इस वक्त PTI के जो अरकान की तादाद है वो 183 है, मुस्लिम लीग नून के 165 हैं, काफ लीग के 10 अरकान हैं, पीपल्स पार्टी के 7 अरकान हैं। दूसरा, उन्होंने ये भी पार्टी का क़यादत को बताया है कि जहांगीर तरीन का दरा भी हो सकता है कि सेनेट के इलेक्शन में शौकत तरीन को वोट ना डाले और ये मसला बन जाए, क्योंकि एक नशिस्त पर अगर इलेक्शन होता है तो 371 के ऐवान में वही उम्मीदवार कामयाब हो सकता है जो 186 वोट हासिल करेगा। यही वजह है कि उन्हें KPK से जो PTI का होम ग्राउंड भी है इलेक्शन लड़वाने के हवाले से गोरो खोज किया गया है, और अगर उन्हें सेनेट में लाना ही मकसूद है तो फिर उन्हें KPK से ही इलेक्शन लड़वाया जाएगा, क्योंकि 145 के ऐवान में KPK में जो PTI की नशिस्तें हैं वो 94 हैं और वहाँ पर तो ऐसा सच कोई सख्त मुकाबला भी नहीं हो सकता। ठीक है मोहसिन बिलाल, आपका शुक्रिया। और आपको बताएं कुलभूषण जाधव से मुतालिक आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय जासूस को वकील फराहमी की दरख्वास्त 9 दिसंबर को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर ली है। गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे सोहेल रशीद। कुलभूषण केस में भारत का दुनिया के सामने वावेला और हाहाकार, मगर पाकिस्तान की अदालत में केस लड़ने से मुसलसल इनकार। कुलभूषण को बचाना है तो वकील के जरिए केस की पैरवी करें। मोदी सरकार की जानिब से बार बार राह फरार अख्तियार करने के बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भारत को एक मौका और दे दिया।
अदालत ने कुलभूषण को वकील फराहमी की दरखास्त 9 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का तहरीर कद्दा 5 अक्टूबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। अदालत ने करार दिया कि आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामद के लिए जरूरी है कि भारत केस में मुआवनत करे, इससे भारत की खुद मुख्तारी मुतासर नहीं होगी। हुक्मनामे में भारतीय कैदी जसपाल का केस बतौर मिसाल पेश करार दिया कि जसपाल केस में भारत इसी अदालत में पैरवी कर चुका है। तब भारत को न सिर्फ रिलीफ मिला बल्कि उसकी खुद मुख्तारी का भी ख्याल रखा गया। आलमी अदालत के फैसले पर अमल और फेयर ट्रायल यकीनी बनाना हुकूमत पाकिस्तान का फर्ज है। पंजाब भर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 7 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम बात करेंगे जहांगीर खान हमारे साथ हैं, उनसे। जहांगीर, बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं। एक महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की जानिब से पंजाब भर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है, जिसके दौरान 73 मुश्तबा अफराद को इंटेरोगेट किया गया और इस इंटेरोगेशन के दौरान 7 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। इन दहशतगर्दों को हाफजाबाद, गुजरांवाला, रहीम यार खान, लाहौर और झंग में कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है। 3 दहशतगर्द जिनको गिरफ्तार किया गया उनका ताल्लुक हाफजाबाद से बताया जाता है। हसास इदारों के मुताबिक ये तमाम मुल्जिमान जो है हसास तंसीबात को निशाना बनाने की और इंटेलिजेंस अफसरान को टारगेट करने की मनसूबाबंदी बना रहे थे। इनके कब्जे से बारूदी मवाद और जो नफरत अंगेज मवाद है वो बरामद करके इनको तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। ठीक है, इस सिलसिले में आप हमें आगाह कर रहे हैं जहांगीर, बेहद शुक्रिया आपका। लाहौर में स्ट्रीट क्रिमिनल्स की पे दर पे वारदातों से शहरी खौफ का शिकार हो गए हैं। डाकुओं ने मोबाइल फ़ोन शॉप लूट ली, जबकि राहगीर खातून टीचर की गाड़ी रोककर डकैती की गई। इसी पर रिपोर्ट तैयार की है जहांगीर खान ने, आपको दिखाते हैं। एक के बाद एक वारदात, राहगीर महफूज ना दुकानदार। इचरा में मोबाइल शॉप पे डकैती थाने से चंद गज के फासले पे हुई। 3 डाकू 3 लाख से जायद की रकम और मोबाइल फोन छीन कर फरार हुए। मैं लोड का फोन उठाने के लिए नीचे हुआ, साथ ही दूसरा लड़का है उसने अपना वेपन निकाला, वेपन निकाल के उसने मेरे सर पे रख दिया। तो मैं थोड़ा सा पीछे हो गया, उसने कहा नीचे बैठ जाओ, मैं नीचे बैठ गया। दोबारा उससे मैं खड़ा हुआ हूँ, दोबारा फिर उसने वेपन मेरे सर पे रख दिया और खुद ही दूसरा लड़का अंदर आया, उसने आके सारा कैश जो है शॉपर में डाला, सारा कैश इकट्ठा किया। कैश इकट्ठा करने के बाद मेरा मोबाइल और कुछ मेरे पैसे जेब में थे जो खुद वो थे वो भी ले गया। फैसल टाउन में स्कूल टीचर को दिन दहाड़े लूट लिया गया। 2 मोटरसाइकिल सवारों ने कार रोकी और हजारों रुपए नकदी और मोबाइल फोन छीन लिया। पैदर पे वारदातों से शहरियों में अदम तहफ्फुज बढ़ने लगा। दरख्वास्त करते हैं कि यहाँ पे कोई न कोई पुलिस गश्त या कोई सिक्योरिटी का इंतजाम करे। कम दुकानदार हम कहाँ जाए, कोई साथ असला भी नहीं रह सकते हैं, कोई और सेफ्टी भी हमारा नहीं है। पुलिस का कहना है कि दोनों वारदातों में मुलव्विस मुल्जिमान की तलाश जारी है, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। हैदराबाद में मुबैना तौर पर मां ने अपनी ही बेटी के घर पर डकैती की वारदात कर डाली। पुलिस ने खातून समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लूटा हुआ सोना भी बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक खातून खैरपुर से अपनी बेटी के घर आई थी। घर में सोना देखकर खैरपुर से 3 मुल्जिमान को बुलवाकर वारदात करवाई। एक मुल्जिम फरार हो गया। आपको बताएं कि मुल्तान की वहदत कॉलोनी के मकीन 2 साल से टूटी सड़कों और धूल मिट्टी से अजियत का शिकार हैं। इंतजामिया ने सीवरेज लाइन तो बिछा दी, लेकिन रोड की मरम्मत करना भूल गए। शहरी जुहेब अहवाल बता रहे हैं। मेरा नाम सैयद जुहेब बुखारी और मैं वहदत कॉलोनी का रिहायशी हूँ। गुज़िश्ता 2 साल पहले यहाँ पर सीवरेज की जो लाइन है वो तो बिछा दी गई थी। ये जो पत्थर यहाँ पर बिछाए हुए हैं, ये बार बार यहाँ पर बच्चे भी गिरते हैं। जब यहाँ पर बारिशें होती हैं मुल्तान में तो यहाँ से गुजरना मुहाल हो जाता है। हमारे घरों के बिल्कुल सामने ये पहाड़ आप देख सकते हैं मिट्टी के। हम घरों की सफाई भी नहीं कर सकते। जब सफाई करते हैं तो ये सारा जो खाक है, जो मिट्टी है, वो हमारे घरों में आती है, जो कि बीमारियों का बाइस बनती है। यहाँ से जो गुजरती हैं, जो गाड़ियाँ गुजरती हैं, हमारी अपनी जो गाड़ियाँ हैं वो भी जब यहाँ से गुजरती हैं तो वो भी ख़राब हो जाती है। और हमने हफ्ते में तकरीबन 4 से 5 बार मैकेनिक को उसको दिखाना ज़रूर पड़ता है। यहाँ के जो MNA मलिक आमिर डोगर साहब वो यहाँ तशरीफ़ भी लेकर आए थे, लेकिन यहाँ का विज़िट भी क्या, इलाका मकीनों के जो मसाइल थे वो भी सुने। यहाँ पर मशीनरी तो भेज दी गई है, लेकिन इसको चलाने वाला यहाँ पर मौजूद नहीं है। हमारे हुकाम से यही अपील और यही दरख्वास्त है कि इस मशीनरी को हमारे लिए फ़ाल कराया जाए, ताकि 2 साल से हम जिस कर्ब में मुब्तला हैं, जिस अजियत में मुब्तला हैं, उससे हम बाहर आ सकें। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।